अक्सर हम सोचते हैं कि चुनाव सिर्फ चेहरों का खेल है। एक उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार। पर असल कहानी तो पर्दे के पीछे लिखी जाती है। वो सिस्टम्स, वो व्यवस्थाएं जो जीत और हार तय करती हैं। आज चलिए उन्हीं सिस्टम्स की एक गहरी पड़ताल करते हैं। हमारा विश्लेषण केंद्रित है मध्य प्रदेश की घटिया विधानसभा सीट पर। यह जगह एक तरह से भारत के जीवंत और जटिल लोकतंत्र का एक छोटा सा नमूना है। तो आइए यहां की राजनीतिक जमीन को, इसकी मिट्टी को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोई राजनीतिक जंग जीती कैसे जाती है। क्या यह सिर्फ किसी के करिश्मे का कमाल होता है या इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। इस पूरी पड़ताल को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले घटिया की राजनीतिक जमीन को समझेंगे, फिर 2023 के नतीजों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, उसके बाद नतीजों का विश्लेषण करेंगे, फिर शासन के लिए एक ठोस प्लान दिखेंगे और आखिर में 2028 की राह पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। घटिया की राजनीतिक मिट्टी, मतलब यहाँ के लोग कौन हैं, उनकी सियासत कैसी है और वो कौन से दबाव हैं जो हर चुनाव का रुख मोड़ देते हैं। देखिए, घटिया एक अर्ध ग्रामीण इलाका है। यहाँ के चुनावी समीकरण काफी हद तक जाति के इर्द गिर्द घूमते हैं और इस पूरे खेल में जो किंग मेकर हैं वो हैं अनुसूचित जाति के वोटर्स। मतलब उनकी पसंद नापसंद ही यहां जीत हार का फैसला करती है। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत। अब देखते हैं कि इन हकीकतों ने 2023 के चुनाव में आंकड़ों की शक्ल कैसे ली। तो अब पेश है सेक्शन 2, आंकड़ों में फैसला। किसी भी लोकतंत्र की नींव होते हैं उसके मतदाता। 2023 में घटिया में कुल मतदाता थे लगभग 1,91,000। यही वो संख्या है जिस पर पूरी चुनावी इमारत खड़ी होती है। और देखिए, इन मतदाताओं में से करीब करीब 79% लोगों ने वोट डाला। ये आंकड़ा दिखाता है कि यहाँ के लोग राजनीति में कितनी गहरी दिलचस्पी रखते हैं, कितने जागरूक हैं। लेकिन पूरी कहानी का सार इस एक नंबर में है। जीत और हार का फैसला हुआ सिर्फ 7,055 वोटों से। सोचिए, बस इतने से वोटों ने नतीजा तय कर दिया। एक एक वोट की कीमत क्या होती है, ये नंबर हमें साफ साफ बताता है। तो नतीजों पर एक नजर डालते हैं। बीजेपी के मदन सिंह चौहान को मिले 81,432 वोट। वहीं कांग्रेस के रामलाल मालवीय को मिले 74,377 वोट। वोट प्रतिशत में देखें तो ये लगभग 4% का फर्क था, जो आखिर में 7,055 वोटों की जीत में बदला। ठीक है, आंकड़े तो हमने देख लिए, पर असली सवाल, असली कहानी तो क्यों में छुपी है। 2018 में जो पार्टी जीती थी वो 2023 में हारी कैसे। चलिए अब इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं, नतीजों की चीर फाड़ करते हैं। अगर हम घटिया के चुनावी इतिहास को देखें ना, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। सत्ता एक पेंडुलम की तरह है, कभी बीजेपी की तरफ तो कभी कांग्रेस की तरफ। पिछले 7 चुनावों में 5 बार बीजेपी जीती है, पर लड़ाई हमेशा ही बेहद करीबी रही है। तो फिर 2018 और 2023 के बीच बदला क्या? 2018 में कांग्रेस की जीत के पीछे दलित वोटों का जबरदस्त समर्थन और बूथ पर अच्छी तैयारी थी। लेकिन 2023 आते आते बीजेपी ने डिजिटल अभियानों से अपनी जमीन वापस पा ली, अपने बूथ नेटवर्क को और भी ज्यादा फैलाया और सबसे अहम बात, अनुसूचित जाति के युवा वोटरों को या तो अपनी तरफ कर लिया या फिर उन्हें नोटा की ओर मोड़ दिया। इससे कांग्रेस का पूरा गेम प्लान बिगड़ गया। पर इन सारी रणनीतियों और आंकड़ों के पीछे लोगों की असल आवाज है। जरा सुनिए, एक वोटर क्या कहता है। हमारी स्कॉलरशिप बंद हो गई है, राशन में भ्रष्टाचार है, हमारे कुएं सूख गए हैं और ये कोई नई समस्याएं नहीं है। ये आवाज हमें बताती है कि जमीनी मुद्दे हर चुनाव में जस के तस बने रहते हैं। और जब लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं ना, तो ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं। ये हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। अपनी आवाज उठाना, सत्ता से सवाल करना, उन्हें जवाबदेह बनाना, इसी से तो एक जागरूक और सम्मानित समाज की नींव रखी जाती है। तो अब तक हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, तो अब बात करते हैं समाधान की। सेक्शन 4 में हम एक डेटा पर आधारित ब्लूप्रिंट देखेंगे कि भविष्य में जनादेश को वापस कैसे हासिल किया जा सकता है। इस रणनीति को हम कह सकते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब 4 मुंह वाला या 4 मोर्चों पर एक साथ काम करने वाला सिद्धांत। चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव और संसाधन। जब ये चारों ताकतें एक साथ एक दिशा में काम करती हैं तो एक जबरदस्त राजनीतिक शक्ति पैदा होती है। तो ये 4 स्तंभ हैं क्या? पहला,
चुनावी SC/ST बहुल इलाकों के हर बूथ पर अपनी मौजूदगी को फिर से मजबूत करना। दूसरा, संगठनात्मक, यूथ और महिला विंग को डिजिटल ताकत देकर सक्रिय करना। तीसरा, नैरेटिव, अपने पुराने विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाना और फर्जी खबरों का मुकाबला करना। और चौथा, संसाधन, छोटे छोटे वीडियो और टारगेटेड मैसेज के जरिए हर वोटर तक पहुंचने के लिए सही जगह पैसा लगाना। इस पूरी रणनीति को हम एक 90 दिन के एक्शन प्लान में भी देख सकते हैं। पहले 30 दिन बूथ कमेटियों को दोबारा खड़ा करना और लोगों की शिकायतें सुनने के लिए कैंप लगाना। अगले 30 दिन सोशल मीडिया पर अपने काम का प्रचार और महिलाओं के ग्रुप्स बनाना। और आखिरी 30 दिन आखिरी कोने तक पहुंचने के लिए बाइक टीमों को मैदान में उतारना और हर तरह की अफवाहों का तुरंत जवाब देना। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम चरण में हैं, सेक्शन 5 2028 का रास्ता। और ये सिर्फ अगला चुनाव जीतने की रणनीति नहीं है, ये शासन को, गवर्नेंस को एक जन आंदोलन बनाने का नजरिया है। तो आखिर में 4 ठोस सुझाव। पहला, उम्मीदवार को सच्ची कहानियों के जरिए धरती पुत्र की छवि के साथ फिर से लॉन्च करें। दूसरा, SC और ST समुदायों का एक मजबूत मोर्चा बनाएं ताकि बूथ मैनेजमेंट में कोई कमी ना रहे। तीसरा, हर 250 वोटरों पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनसे सीधा संवाद करें। और चौथा, विपक्ष के दावों का जवाब देने के लिए हर हफ्ते एक फैक्ट काउंटर चलाएं। लेकिन एक मिनट, जब हम व्हाट्सएप या ऐसे किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं तो एक बहुत ही अहम बात ध्यान में रखनी होगी, और वो है लोगों की प्राइवेसी, उनकी निजता का सम्मान। देखिए, भारत का डेटा प्रोटेक्शन का जो ढांचा है वो साफ कहता है, आप किसी की जानकारी उनकी मर्जी के बिना या किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। और अंत में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जीत मंजिल नहीं होती, जीत तो जिम्मेदारी की शुरुआत होती है। डेटा के आधार पर, सम्मान के साथ और डिलीवरी के पक्के वादे के साथ शासन करने की जिम्मेदारी। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.